सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है तरबूज और खरबूजा। मैंने आज इन दोनों क्रॉप को इंक्लूड किया है और इन दोनों क्रॉप से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और आपको इसको सही ढंग से देखना है और पूरी क्लास को अटेंड करना है। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो आपके पूरे के पूरे फंडे क्लियर कर दूंगा मैं तरबूज और खरबूज से रिलेटेड, जो आपके जेट ICR और BHU में पूछे जाते हैं। तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। पूरी क्लास अगर अटेंड करोगे तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अगर बीच बीच में देखोगे तो फिर ना तो अब याद होंगे और ना फिर आगे कभी याद होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी क्लास अटेंड करोगे। और जो स्टूडेंट नए नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सशक्त बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तरबूज का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, तरबूज का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सिट्रुलस लूनाटस, बी है कुकुमिस मेलो, सी है कुकुमिस सेटाइवा और डी है आपका, गलत प्रिंट हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जल्दी से क्या होगा, इन तीन में से बता दीजिए। तरबूज का वानस्पतिक नाम सिट्रुलस लूनाटस, कुकुमिस मेलो, कुकुमिस सेटाइवा। बताइए इनमें तीनों में से क्या होगा इसका नाम। जिसने इसका जवाब दिया है सिट्रुलस लूनाटस, बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज का वानस्पतिक नाम होगा सिट्रुलस लूनाटस। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरबूजा का वानस्पतिक नाम होगा। खरबूजा का वानस्पतिक नाम होगा सिट्रुलस लूनाटस, कुकुमिस मेलो, सेटाइवा, या बताइए जल्दी से इन तीनों में से क्या ऑप्शन होगा। खरबूज का वानस्पतिक नाम, खरबूज का वानस्पतिक नाम, जिसने इसका जवाब दिया है कुकुमिस मेलो, बिल्कुल सही जवाब है। खरबूज का वानस्पतिक नाम क्या होगा, खरबूजा का वानस्पतिक नाम हो जाएगा कुकुमिस मेलो। ये दोनों ही जो वानस्पतिक नाम है ये बार बार पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो खरबूजा का याद करता है वो तरबूज लिख देता है, जो तरबूज का याद करता है वो खरबूजा लिख देता है। इसलिए आपको बिल्कुल फंडा क्लियर रखना है। देखिए, जो कुकुमिस मेलो है वो तो खरबूजा का है और जो सिट्रुलस लूनाटस है वो तरबूज का है। ठीक है, क्लियर है इतना। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, खरबूजा और तरबूज की, खरबूज और तरबूज का आपको बताना है, फैमिली बतानी है कौन सी होगी। तरबूज और खरबूज की फैमिली बतानी है। जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है, कुकुरबिटेसी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरबूज में औसत शर्करा की मात्रा होती है। अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। क्वेश्चन पूछा गया है, तरबूज में औसत शर्करा की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 8 से 22%, बी है आपका 3 से 9%, सी है आपका 16 से 32% और डी है आपका 40%। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। तरबूज में औसत शर्करा की मात्रा पाई जाती है। तरबूज में शर्करा की मात्रा बतानी है आपको। 8 से 22%, 3 से 9%, 16 से 32% या फिर 40%। बताइए। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, उनका गलत है। जिसने ए जवाब दिया है 8 से 22%, बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज में औसत शर्करा की मात्रा 8 से 22% होती है। तरबूज में औसत शर्करा की मात्रा 8 से 22% होती है। इतना क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरबूज का लाल रंग। अब बहुत बार पूछा गया सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, तरबूज का लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए है आपका लाइकोपीन पिगमेंट, बी है आपका एंथोसाइनिन पिगमेंट, सी है आपका ए और बी दोनों पिगमेंट और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, तरबूज का लाल रंग किसके कारण होता है बताना है आपको। तरबूज का लाल रंग, जिसने इसका जवाब दिया है सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन और लाइकोपीन पिगमेंट दोनों पिगमेंट से मिलकर बनता है। तरबूज का लाल रंग एंथोसाइनिन और लाइकोपीन पिगमेंट दोनों पिगमेंट से मिलकर बनता है। आपको अगर पूछ लिया जाए कि तरबूज का लाल रंग, अगर आपके ऑप्शन में दोनों में से एक ही दिया हुआ है तो एक पे टिक करना है। अगर दोनों दिए हुए हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है तो आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों, या लाइकोपीन या एंथोसाइनिन दोनों। ठीक है, क्लियर हो गया। इस प्रकार के सवाल वापस से मैं कह देता हूं आपको पूछे जाएंगे, जरूर से पूछे जाएंगे। आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फंडे क्लियर रखने पड़ेंगे इसके लिए। तो बने रहिए, पूरी क्लास में बताऊंगा मैं इसी प्रकार के और क्वेश्चंस आपको। अगला सवाल है, तरबूज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, तरबूज में भरपूर मात्रा में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लोहा, बी है आपका कैल्शियम, सी है आपका मैग्नीशियम और डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, तरबूज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
तरबूज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या उपरोक्त सभी? बताइए जल्दी से, तरबूज में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या उपरोक्त सभी? जिसने इसका जवाब उपरोक्त सभी दिया है उनका जवाब गलत है, और जिसने इसका जवाब दिया है लोहा, बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज में भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ध्यान रखना, अगर पूछ ले आपसे तो उसका जवाब देना है आपको लोहा। तरबूज में भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरबूज की 1 हेक्टर में बीज दर रखते हैं? तरबूज की 1 हेक्टर में बीज दर रखते हैं। अब ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीछे पूछा भी गया है। जवाब देना है आपको इसका, तरबूज की 1 हेक्टर में बीज दर कितनी रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका 3.5 से 5 किलोग्राम, बी है आपका 2 से 3 किलोग्राम, सी है आपका 6 से 7 किलोग्राम और डी है आपका 8 से 9 किलोग्राम। बताना है आपको तरबूज की 1 हेक्टर में बीज दर कितनी रखनी है? तरबूज की 1 हेक्टर में बीज दर बतानी है आपको। तरबूज की 1 हेक्टर में बीज दर का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 3.5 से 5 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज की 1 हेक्टर में बीज दर 3.5 से 5 किलोग्राम रखी जाती है। कितनी रखते हैं? 3.5 से 5 किलोग्राम बीज दर रखी जाती है। इज दैट क्लियर? इतना सवाल क्लियर हो गया। ये सवाल वापस से मैं बता देता हूँ आपको, 3.5 से 5 किलोग्राम बीज दर जो है वो पूछी गई है पीछे एग्जाम्स में, इसलिए इसको एक तो इसकी और एक पूछी गई थी खीरा की। तो मैंने एक दिन ये भी बताया था आपको कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है उसमें सबसे कम सीड रेट जो होती है वो खीरा की होती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। अगर खीरा की सीड रेट आपको अभी तक याद नहीं हुई है तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम, 2.5 से 3.5 किलोग्राम सीड रेट होती है। सीधा सीधा याद कर लो, 2.5 से 3 किलोग्राम सीड रेट तो होती है उसकी खीरा की, और तरबूज की सीड रेट पूछ ले तो उसका जवाब देना है आपको 3.5 से 5 किलोग्राम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरबूज के लिए सही कथन है? तरबूज के लिए सही कथन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 95% जल होता है, बी है 7% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और सी है 0.2% प्रोटीन होता है, और डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, तरबूज के लिए सही कथन है? तरबूज के लिए कौन सा कथन सही रहेगा? तरबूज के लिए कौन सा कथन सही रहेगा? 95% जल, 7% कार्बोहाइड्रेट, 0.2% प्रोटीन। जिसने इसका जवाब उपरोक्त सभी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज के लिए सही कथन कौन सा हो जाएगा? तरबूज के लिए सही कथन हो जाएगा 95% जल होता है, 7% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और 0.2% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब इसमें से भी जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि तरबूज में जल की मात्रा कितनी होती है। तो तरबूज में अगर जल की मात्रा पूछ ले तो 95% जल बताना है आपको। इसके बाद में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है जो ये दूसरा वाला है, कार्बोहाइड्रेट। ये भी पूछा जा सकता है कि तरबूज में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो तरबूज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7% मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, अब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, और आपको समझना है, इसको रटना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, तरबूज की पीले गुदे वाली किस्म है? तरबूज की पीले गुदे वाली किस्म है? ऑप्शन नंबर ए है आपका दुर्गापुरा केसर, बी है आपका पूसा बेदाना, सी है आपका शुगर बेबी, और डी है आपका अर्का माणिक। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। तरबूज की पीले गूदे वाली किस्म कौन सी होगी? तरबूज की पीले गूदे वाली किस्म कौन सी होगी? अब जिसने इसका जवाब दिया है तरबूज का, जिसने जवाब दिया है दुर्गापुरा केसर, बिल्कुल सही जवाब है। जो दुर्गापुरा केसर है उसके अंदर जो गूदा निकलता है, वैसे तो अमूमन आपने देखा होगा कि जो तरबूज होता है उसके अंदर जो गूदा निकलता है वो लाल रंग का निकलता है, और लाल रंग का कारण होता है लाइकोपिन और एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, ये तो आप सब लोगों को पता है, अभी बताया मैंने। लेकिन दुर्गापुरा जो केसर वैरायटी होती है उसमें गूदा जो निकलता है वो पीले रंग का निकलता है। किस रंग का निकलेगा? पीले रंग का गूदा निकलता है, और ये पीले रंग का गूदा ही दुर्गापुरा केसर किस्म में निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब आपसे अगर पूछा जाए कि तरबूज की पीले रंग वाली किस्म कौन सी है, पीले गूदे वाली किस्म कौन सी है, तो इसका आंसर देना है आपको दुर्गापुरा केसर। अगला सवाल देखिए क्या है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस इंक्लूड किए मैंने सारे के सारे, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तरबूज की बीज रहित किस्म। मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा आपको खतरनाक वाले, वो चारों के चारों आपको देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तरबूज की बीज रहित किस्म। अब देखिए, किसी भी किस्म में जब हम बीज रहित पढ़ते हैं तो इस बीज रहित का मतलब क्या होता है, ये चीज भी समझिए आज आप। देखिए, बीज रहित का मतलब होता है कि बीज रहित का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बीज बना ही नहीं है। अगर बीज बनेगा ही नहीं तो फिर फल कैसे बनेगा? बीज बनेगा ही नहीं तो फल कैसे बनेगा? तो इसका मतलब ये है कि बीज रहित का मतलब उसके अंदर बीज तो होता है लेकिन उसकी बहुत ही छोटी मात्रा पाई जाती है, बहुत ही छोटी मात्रा पाई जाती है बीज की, इसीलिए उसको बीज रहित बोला जाता है। जिसे
आम के अंदर भी आपने देखा होगा जो बीज रहित किस्में हैं, उन बीज रहित किस्मों में क्या है, आम की जो बीज रहित किस्में है उसमें बीज तो पाया जाता है, गुठली तो पाई जाती है, लेकिन वो गुठली बहुत ही एक तो छोटी होती है, चपटी होती है, छोटी होती है और चपटी होती है। समझ में आ गया आपको? तो इसी प्रकार से बीज रहित किस्में बनाई जाती है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बीज पाया ही नहीं जाता, बीज पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत छोटी साइज का होता है। अब देखिए तरबूज की बीज रहित किस्म आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका दुर्गापुरा केसर, बी है आपका पूसा बेदाना, सी है आपका शुगर बेबी और डी है आपका अर्का अनामिका, सॉरी अर्का मानिक, अर्का अनामिका तो भिंडी की किस्म है। अब वो अर्का अनामिका भिंडी की किस्म कैसे है वो भी बताऊंगा मैं भी, अब आ गया है जबान पे तो बता दूंगा मैं। तरबूज की बीज रहित किस्म बतानी है आपको, कौन सी होगी? देखिए दुर्गापुरा केसर मैंने बता चुका हूं मैं कि दुर्गापुरा केसर क्या है, पीले गुदे वाली किस्म है। फिर ऑप्शन नंबर दूसरा है पूसा बेदाना। अब बेदाना का मतलब इससे ही आपको अंदाजा लगाना है कि अगर आपको बेदाना किस्म दिख जाती है तो वो बीज रहित किस्म है। बेदाना नहीं, बेदाना का मतलब दाना नहीं या दाना रहित या बीज रहित, ठीक है। तो पूसा बेदाना किसकी किस्म है? पूसा बेदाना तरबूज की बीज रहित किस्म मानी जाती है। इतना क्लियर हो गया? पूसा बेदाना क्या है? तरबूज की बीज रहित किस्म मानी जाती है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं बता रहा था आपको अर्का अनामिका। अब अर्का अनामिका उसको क्यों कहते हैं? देखिए जो भिंडी की फसल होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेडी फिंगर। और भिंडी की जो साइज होती है, जो उसका शेप होता है, आकार होता है, वो हमारी अंगुलियों की जैसे होता है, ठीक है। आप सब लोगों को पता है हमारी अंगुलियों की जैसे होता है या फिंगर्स की जैसे होता है, इसीलिए उसको लेडी फिंगर कहते हैं, ठीक है। बाकी उसका जो ऑफिशियल इंग्लिश में नेम होता है वो होता है ओकरा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब जो अनामिका शब्द है, अनामिका शब्द अंगुलियों के लिए आता है। हमारी जो 4 उंगलियां होती हैं उसमें से एक अंगुली होती है जिसको अनामिका उंगली कहते हैं, ठीक है। एक उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका उंगली कहते हैं। तो इसी उंगली को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो अनामिका वाली उंगली होती है ये सबसे लंबी वाली उंगली होती है, इसी उंगली को ध्यान में रखते हुए भिंडी की एक किस्म विकसित की गई। और वो किस्म क्या थी? लंबी थी थोड़ी, इसीलिए उसकी जो किस्म लंबी थी और हमारे हाथ में जो अनामिका उंगली पाई जाती है वो भी सबसे लंबी पाई जाती है, इसीलिए उसको नाम दिया गया अर्का अनामिका, ठीक है। तो अब अनामिका का मतलब उंगली ही होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप। अब क्या है नेक्स्ट? क्या है? तरबूज की बीज रहित किस्म मैं बता चुका हूं, बेदाना। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरबूज की उत्तर भारत की सबसे मीठी किस्म। अब क्योंकि हम सब लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो इसका जवाब आपको देना है। उत्तर भारत में रहते हैं, इसका जवाब दीजिए। तरबूज की उत्तर भारत की सबसे मीठी किस्म होगी। ऑप्शन नंबर ए है आपका दुर्गापुरा केसर, बी है पूसा बेदाना, सी है शुगर बेबी और डी है अर्का माणिक। बताइए जल्दी से तरबूज की उत्तर भारत की सबसे मीठी किस्म। तरबूज की उत्तर भारत की सबसे मीठी किस्म होगी दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा केसर के बाद में पूसा बेदाना के बाद में शुगर बेबी और फिर अर्का माणिक। बताइए क्या होगा इसका जवाब? तरबूज की उत्तर भारत की सबसे मीठी किस्म दुर्गापुरा केसर, पूसा बेदाना, शुगर बेबी या अर्का माणिक। जिसने इसका जवाब दिया है तरबूज की उत्तर भारत की सबसे मीठी किस्म का, जिसने जवाब दिया है शुगर बेबी, बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज की उत्तर भारत की सबसे मीठी किस्म कौन सी मानी जाती है? शुगर बेबी मानी जाती है। अभी शुगर बेबी की थोड़ा इतिहास वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखिए ये किस्म भारत की किस्म नहीं है, जो शुगर बेबी किस्म है वो भारत की किस्म नहीं है। ये मुख्य रूप से अमेरिका में विकसित की गई किस्म है, अमेरिका के अंदर विकसित की गई किस्म है, ठीक है। भारत में इसको लाया गया था और भारत में इसको लाने की वजह ये थी कि इसमें जो शर्करा की मात्रा पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लगभग 13% के समथिंग शर्करा पाई जाती है और बहुत मीठी किस्म होती है, इसलिए बहुत मीठी होने के साथ साथ बहुत फेमस भी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो शुगर बेबी है वो क्या है? शुगर बेबी एक उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म है जिसमें शर्करा की मात्रा 13% होती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरबूज का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। तरबूज का उत्पत्ति स्थान क्या होगा बताना है आपको। तरबूज का उत्पत्ति स्थान बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका, बी है भारत, सी है चीन, डी है रूस। बताइए जल्दी से तरबूज का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? तरबूज का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका अफ्रीका, बी है आपका भारत, सी है चीन, डी है रूस। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? अफ्रीका माना जाता है। बाजरा का भी अफ्रीका माना जाता है, जवार का भी अफ्रीका माना जाता है। इसको आपको ऐसे ही कोरिलेट करके याद करना पड़ेगा। लेकिन उत्पत्ति स्थान, एक ना एक उत्पत्ति स्थान का सवाल पूछा जाएगा आपसे, एक ना एक उत्पत्ति स्थान का सवाल आपसे पूछा जाएगा, जरूर से पूछा जाएगा। तो आपके सारे के सारे फंडे क्लियर कर लेना, उत्पत्ति स्थान सबके पढ़ लेना, ठीक है।
तो तरबूज का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? तरबूज का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका अफ्रीका, बी है आपका भारत, सी है आपका चीन और डी है रूस। इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका होगा। बाजरा का भी अफ्रीका है और जवार का भी अफ्रीका है। क्लियर हो गया इतना? तरबूज का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। आगे जब खरबूज का आएगा तो खरबूज का भी बता देंगे, खरबूज का भी उत्पत्ति स्थान अफ्रीका ही होता है। ठीक है, खरबूजा और तरबूजा दोनों का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका ही होता है, इतना ध्यान रखना आप। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है तरबूज का टेस्ट वेट कितना होता है। अब टेस्ट वेट जिसको पता नहीं है पीछे वीडियोस में जाके देख लेना। टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 बीजों का भार। टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है? 1000 बीजों का भार। और सीड इंडेक्स का मतलब होता है 100 बीजों का भार। टेस्ट वेट लेते हैं छोटे बीजों का, सीड इंडेक्स लेते हैं बड़े बीजों का। सब कुछ समझाया हुआ है मैंने पीछे क्लासों में। तरबूज का टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम, 35 ग्राम, 45 ग्राम या 55 ग्राम? बताइए जल्दी से, तरबूज का टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम, 35 ग्राम, 45 ग्राम या 55 ग्राम? क्या होगा इसका जवाब? देखिए, जिसने जवाब दिया है टेस्ट वेट का, तरबूज का टेस्ट वेट का जिसने जवाब दिया है 25 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज का जो टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम। तरबूज के 1000 बीजों का भार, अगर आपसे पूछा जाए तरबूज के 1000 बीजों का भार कितना होता है, तो 1000 बीजों का भार 25 ग्राम होगा और उसी 1000 बीजों के भार को हम टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले तरबूज के 100 बीजों का भार कितना होगा, तो 100 बीजों के भार को हम सीड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तरबूज में टेस्ट वेट होता है, सीड इंडेक्स नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में खीरा का अगर आपसे पूछ ले कि खीरा का टेस्ट वेट कितना होता है, तो खीरा का और तरबूज का टेस्ट वेट लगभग 25 ग्राम के समथिंग ही होता है। अब आप कहोगे कि सर जो खीरा होता है उसका तो जो बीज होता है वो थोड़ा छोटा होता है और तरबूज का थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो तरबूज का बीज होता है वो बड़ा होता है लेकिन उसकी जो चमड़ी होती है वो हल्की होती है, तो लगभग वजन बराबर ही बैठता है इनका। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आप। अब समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझिए आप। क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, इसको ध्यान से समझिए आप। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टेट्रा 2 क्या है? टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल, टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल के संकरण से विकसित किस्म है। अब टेट्रा 2 और पूसा रसाल के संकरण से विकसित किस्म बतानी है आपको, कौन सी होगी? टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल के संकरण से विकसित किस्म। ऑप्शन नंबर ए है आपका अर्का ज्योति, बी है आपका आंध्र ज्योति, सी है आपका अर्का माणिक और डी है आपका अर्का अनामिका। अब अर्का अनामिका बता चुका हूँ, भिंडी की किस्म है, तो ये तो होगी भी नहीं। फिर इसके बाद में अर्का ज्योति और आंध्र ज्योति और अर्का माणिक, इसमें से जवाब देना है आपको। इसमें से फिर से मैं एक गलत आंसर हटा देता हूँ। आंध्र ज्योति किस्म जो है वो हरी मिर्ची की किस्म मानी जाती है। आंध्र ज्योति किस्म किसकी है? मिर्ची की किस्म है, तो ये सवाल भी कट हो गया है। अब आपके पास में जवाब बचे हैं सिर्फ 2, एक तो अर्का ज्योति और एक अर्का माणिक। अब जवाब देना है, क्या होगा इसका जवाब? अब इसका बिल्कुल सही जवाब चाहिए मेरे को, टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल के संकरण से विकसित किस्म। और ये सवाल आएगा इस बार, पक्का आएगा ये सवाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आएगा ही आएगा। अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है अर्का ज्योति, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। जो अर्का ज्योति किस्म है वो टेट्रा 2 किस्म से और पूसा रसाल किस्म से, टेट्रा 2 और पूसा रसाल किस्म दोनों से संकरण कराया गया और संकरण कराने के बाद में इस किस्म को विकसित किया गया था। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा अर्का ज्योति। ठीक है, आंध्र ज्योति पूछ ले तो आंध्र ज्योति हरी मिर्च की किस्म मानी जाती है। अर्का माणिक पूछ ले तो अर्का माणिक आपको पता है कि अर्का माणिक किस्म किसकी है? तरबूज की ही है। और अर्का अनामिका पूछ ले तो अर्का अनामिका आप सब लोग जानते हो, अर्का अनामिका किस्म किसकी है? भिंडी की किस्म है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जो आंध्र ज्योति किस्म है, सॉरी अर्का ज्योति जो किस्म है, इस किस्म को IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से 1972 में निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1972 में IARI से निकाला गया था। और ये क्या है? ये टेट्रा 2 और पूसा रसाल के संकरण से विकसित की गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा। ये पीछे ही मैंने बताया था आपको, अब जवाब देना है आपको। शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 13%, बी है आपका 20%, सी है 24% और डी है 26%। बताइए जल्दी से, शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा होती है, शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा कितनी होगी? बताइए जल्दी से, शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा। अब देखिए, शुगर बेबी किस्म का जिसने शर्करा की मात्रा का जिसने सही जवाब दिया है, वो जिसने 13% जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा 13% होती है। शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा 13% रखी जाती है, या 13% रखी तो क्या जाती है, उसमें खुद में ही होती है। ठीक है, अब पूछ ले शुगर बेबी में कितनी मात्रा होती है शर्करा की, तो 13% होती है। उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म है और सबसे मीठी किस्म मानी जाती है।
ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको, आधी से ज़्यादा क्लास हो चुकी है, पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको। पूरी क्लास अगर अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। ये चीज़ मैं बार बार आपको बोलता हूँ, लेकिन मेरी फिर भी कोई नहीं सुनता। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग सारे ही स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ को छोड़ के, जो कंटिन्यू पूरी क्लास को अटेंड करते हैं। तो उन जो कंटिन्यू पूरी क्लास को अटेंड करते हैं उनको खुद को एहसास हो चुका होगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है, कितनी मजबूत और सशक्त हो चुकी है। तो आप सभी को मैं अग्रिम एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान आप सभी का सिलेक्शन होगा, आप सभी को आपका मनपसंद कॉलेज मिलेगा, वहां पर कॉलेज जाना। लेकिन इंपीरियल एग्रो क्लासेस को मत भूल जाना, क्योंकि ये जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं लगोगे तब तक ये आपके साथ रहेगा और धीरे धीरे इसकी जो क्या बोलते हैं क्वालिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब बस 2 दिन बाद में आपको बोर्ड पे क्लास मिल ही जाएगी हर हालत में, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुकमिस मेलों का उत्पत्ति स्थान है। कुकमिस मेलों का उत्पत्ति स्थान है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अफ्रीका, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है यूरोप। कुकमिस मेलों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, कुकमिस मेलों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अफ्रीका, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है यूरोप। बताइए जल्दी से, कुकमिस मेलों का उत्पत्ति स्थान है, कुकमिस मेलों का उत्पत्ति स्थान है, बताना है आपको। क्या होगा इसका जवाब? अफ्रीका है, जापान है, अमेरिका है या फिर यूरोप है। अब देखिए कुकमिस मेलों का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। कुकमिस मेलों का मतलब आपको बताना है। जिसने कुकमिस मेलों का जवाब दिया है खरबूजा, बिल्कुल सही जवाब है। कुकमिस मेलों खरबूजों को बोलते हैं और मैंने उसका उत्पत्ति स्थान वहाँ पर बताया था, पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसका जवाब क्या होगा? अफ्रीका। तो खरबूजा और तरबूजा दोनों को ही जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो माना जाता है क्या, किस चीज़ को माना जाता है? अफ्रीका को माना जाता है। बाजरा और जवार का भी अफ्रीका ही माना जाता है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया। वापस से बता देता हूँ, तरबूज और खरबूजा दोनों का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, बाजरा जवार का भी उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। तरबूज की सीड रेट पूछी जाती है तो 3.5 से 5 किलोग्राम, यानी 3.5 से 5 किलोग्राम रखी जाती है। और अगर खरबूजा की सीड रेट पूछ ली जाती है तो 4 से 7 किलोग्राम। कितनी रखोगे? 4 से 7 किलोग्राम रखोगे। मैं बता रहा हूँ 4 से 7 किलोग्राम रखोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ देखने में ध्यान देते हो, सुनते नहीं हो। लेकिन अब मैंने कुछ बदलाव किया है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे रखूंगा रोजाना जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको मैं बोलूंगा, जिससे आप सुनने में भी ध्यान दो और देखने में भी ध्यान दो। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजा में शर्करा की मात्रा होती है। बतानी है आपको, खरबूजा में शर्करा की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 11 से 17%, बी है आपका 18 से 21%, सी है 24 से 28% और डी है आपका 30 से 32%। बताइए जल्दी से, खरबूज में शर्करा की मात्रा होती है, खरबूजा में शर्करा की मात्रा बतानी है आपको। खरबूजा में शर्करा की मात्रा, जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 11 से 17%, बिल्कुल सही जवाब है। खरबूजा में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? 11 से 17% शर्करा की मात्रा होती है। खरबूजा में शर्करा की मात्रा 11 से 17% रखी जाती है। इतना क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिर्फ 3-4 सवाल और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजा के फल को कहा जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। खरबूजा के फल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका पेवो, बी है पीपो, सी है बोल और डी है आपका कोई नहीं। बताना है आपको, खरबूजा के फल को क्या कहा जाता है? पेवो, पीपो, बॉल या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, खरबूजा के फल को क्या कहा जाता है? खरबूजा के फल को क्या कहा जाता है? बताना है ए, बी, सी या डी। खरबूजा के फल को क्या कहा जाता है? जवाब देना है आपको, पेवो, पीपो, बॉल या कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है खरबूजा के फल को क्या कहा जाता है, जिसने इसका जवाब दिया है, जिसने इसका जवाब पीपो दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। खरबूजा के फल को पीपो के नाम से जाना जाता है। पीपो के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये बड़ा होता है और गोल होता है, इसलिए इसको पीपो के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। देखिए जो मोस्टली तरबूज और खरबूजा होता है उसको डेजर्ट फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डेजर्ट फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि तरबूज और खरबूजा जो होता है इसको मोस्टली खाना खाने के बाद खाया जाता है, और जो खाना खाने के बाद जो फल खाए जाते हैं उनको डेजर्ट फ्रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक डेजर्ट फ्रूट है। ऑप्शन में आपको वो तरबूजा देगा या खरबूजा देगा, या फिर वो देगा कि निम्न में से कौन सा डेजर्ट फ्रूट है। ऑप्शन ए तरबूज, बी देगा आपको खरबूजा, सी देगा ए और बी दोनों और डी देगा आपको कोई नहीं। तो उसका जवाब आपको देना है तरबूज और खरबूज। तो आपको याद रख लेना है कि तरबूज और
खरबूजा दोनों ही डेजर्ट फ्रूट के नाम से जाने जाते हैं। अब पीछे मैंने 2-3 क्वेश्चन और इंक्लूड किए हैं जो बहुत ही खतरनाक है, उनको आपको अटेंड करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है खरबूजा का खाने वाला भाग है। खरबूजा का खाने वाला भाग है, बताना है आपको खरबूजा का खाने वाला भाग कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका एंडोकार्प, बी है आपका मीजोकार्प, सी है आपका पेरिकार्प और डी है आपका प्लेसेंटा। अब इसका जवाब आपको सोच समझ के देना है। मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, एंडोकार्प, मीजोकार्प, पेरिकार्प, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको आराम से समझा चुका हूँ क्या चीज़ क्या होती है। इसका जवाब देना है आपको क्या होगा। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला दिया है एंडोकार्प, बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है, एंडोकार्प के नाम से जाना जाता है। और जो खरबूजा होता है वो एक क्लाइमेट्रिक फल होता है। क्या होता है, क्लाइमेट्रिक फल होता है। उसको तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। मैंने एक क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक की एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि जितने भी फल जो गूदे वाले होते हैं उनमें गूदा पाया जाता है, वो सारे के सारे फल क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। लगभग, कुछ अपवाद हो सकते हैं। और जिन फलों में रस पाया जाता है या रसदार फल जो होते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। अब जिसको क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक नहीं पता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्लाइमेट्रिक का मतलब ये होता है उनको तोड़ने के बाद, उनको पेड़ से अलग करने के बाद में भी उनको आसानी से पकाया जा सकता है। लेकिन जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं, नहीं पकाए जाने वाले होते हैं, उनको अगर आपने एक बार पेड़ से अलग कर लिया या तोड़ लिया फिर उनको पकाया नहीं जा सकता है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको। ये सवाल एक सवाल हर बार पूछा जाता है, इन निम्न में से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल है या निम्न में से कौन सा एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक को ढंग से पढ़ लेना, बार बार सवाल पूछा जाता है इससे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए खरबूजा की किस्म है। अब मैं बताऊंगा आपको सुपरवाइजर में सवाल जो आया था वो क्या आया था। निम्न में से क्वेश्चन पूछा गया है खरबूजा की किस्म। ऑप्शन नंबर ए है आपका दुर्गापुरा मधु, बी है हरा मधु, सी है अर्काजीत और डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से खरबूजा की किस्म कौन सी होगी। खरबूजा की किस्म कौन सी होगी, दुर्गापुरा मधु, हरा मधु, अर्काजीत या उपरोक्त सभी। खरबूजा की किस्म कौन सी होगी, दुर्गापुरा मधु, हरा मधु, अर्काजीत या फिर उपरोक्त सभी। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। खरबूजा की सारी किस्में किसकी हैं, खरबूजा की मानी जाती है। लेकिन सुपरवाइजर के अंदर अभी जिसका रिजल्ट आ गया, जिसको ज्वाइनिंग मिलना बाकी है, उसी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके पास पेपर पड़ा हो तो देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्गापुरा मधु किस्म किसकी है। कौन सी, दुर्गापुरा मधु किस्म किसकी है। और ऑप्शन में दिया गया था खरबूज, फिर दिया गया था खरबूजा, फिर दिया गया था तरबूज, फिर उसके बाद में दिया गया था खीरा और एक और कद्दू वर्गीय सब्जी ही थी। फिर वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि दुर्गापुरा मधु और हरा मधु और एक दुर्गापुरा केसर, ये तीनों वेराइटियाँ का नाम है वो मिलता जुलता है। तो वो दुर्गापुरा केसर को तो कर देते हैं खरबूजा में और दुर्गापुरा मधु को कर देते हैं तरबूज में। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि खरबूजा की किस्म तो है दुर्गापुरा मधु और दुर्गापुरा केसर आपकी है पीले गूदे वाली तरबूज की किस्म। समझ में आ गया इतना। ये सवाल वापस से पूछा जा सकता है, मैं कह रहा हूँ आपसे फिर से। फिर नीचे एक वैरायटी दी गई है अर्काजीत। अब अर्काजीत अगर आपसे पूछ ले तो अर्काजीत तो आपको पता है कि खरबूजा की है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले अर्का अजीत किसकी किस्म है तो अर्का अजीत किसकी किस्म हो जाएगी, मटर की किस्म हो जाएगी। अर्का अजीत किसकी किस्म हो जाएगी, मटर की किस्म हो जाएगी। इतना आपको जरूर से ध्यान रखना है कि अर्का अजीत मटर की किस्म हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती है उसकी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको, उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है आपको। देखिए मैं पहले फिर से कह देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, फिर उसके बाद में कर लेना बातचीत अपनी। सबसे पहले ये है, देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है कि तरबूज में मादा व उभयलिंगी पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए टिब्बा यानी कि ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड के 10 से 25 ppm के घोल का छिड़काव किया जाता है। अब समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहले तो इस नाम को समझिए, इस नाम को लिखा गया है ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। यहाँ पर समझिए, टी का मतलब ट्राई, आई का मतलब आइडो, बी का मतलब बेंजोइक और ए का मतलब एसिड, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया आपको। इसको बोलते हैं TIBA यानी कि टिब्बा, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब वो आपसे जब पूछेगा तो वो हिंदी में टिब्बा लिख देगा या फिर इंग्लिश में TIBA लिख देगा, ठीक है। तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है।
फिर आपसे वो मात्रा पूछेगा तो मात्रा का आपको जवाब देना है 10 से 25 ppm के बीच में। अब 10 से 25 ppm के बीच में जो भी आपको ऑप्शन में रेंज लगे, देखो इससे ज़्यादा का छिड़काव नहीं करना है, 25 ppm से ज़्यादा का छिड़काव नहीं करना है और 10 ppm से कम वाला ऑप्शन भी चूज़ नहीं करना है। तो 10 ppm से कम वाला ऑप्शन भी चूज़ ना करें और 25 ppm से ज़्यादा वाला ऑप्शन भी चूज़ नहीं करें, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन कौन से फूल बढ़ेंगे, मादा और उबेलेंगे। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि तरबूज में टिब्बा नामक घोल का छिड़काव करने पर किस प्रकार के फूलों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मादा, बी उबेलिंगी, सी ए बी और दोनों और डी होगा आपका नर फूल। तो वहां पर आपको उभयलिंगी और मादा वाले फूलों का ऑप्शन को ओके करना है, ठीक है। ठंडे दिमाग से समझना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं आपका भी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि तरबूज में क्या करते हैं, मादा व उभयलिंगी पुष्पों की संख्या बढ़ाते हैं। पुष्पों की संख्या क्यों बढ़ानी है, क्योंकि पुष्प जितने बढ़ेंगे उतनी ही उपज ज़्यादा प्राप्त होगी। उसके लिए एक विशेष प्रकार का रसायन आते हैं जिसको ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं, TIBA के नाम से जानते हैं। और ये टिब्बा जो होता है ये क्या करता है, इसका 10 से 25 ppm घोल का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने पर क्या हो जाता है, छिड़काव करने पर फूलों की संख्या बढ़ जाती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ थी। अब देखिए कुछ किस्में बता देता हूँ खरबूज की किस्में, खरबूजा की किस्में। एक तो है पंजाब रसाल। पंजाब रसाल मैंने बताया था टेट्रा 2 इंटू पंजाब रसाल से एक किस्म विकसित की गई थी। टेट्रा 2 इंटू पंजाब रसाल से एक किस्म विकसित की गई थी जिसका नाम है अर्का ज्योति। समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद में है पंजाब शरबती। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एक सेकंड रुको, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है अर्का पंजाब शरबती के बाद में अर्का राजहंस। फिर उसके बाद में है पंजाब हाइब्रिड 1, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये जो वैरायटी है इस वैरायटी को आप छोड़ दीजिए, ये मिसप्रिंट है। ये हरा मधु है, वैसे तो हरा मधु याद कर लेना आप। पंजाब रसाल, पंजाब शरबती, हरा मधु के बाद में है अर्का राजहंस और पूसा पंजाब हाइब्रिड 1, ठीक है। तो ये वैरायटियाँ थी और ये आपकी क्रॉप थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप थी। दोनों क्रॉप को मैंने इंक्लूड किया था और दोनों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को कि वीडियो आपको कैसी लगी। हालांकि आज मिसप्रिंट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, जल्दी के चक्कर में कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैंने सारी गलतियों को सुधार लिया था। आपने अगर मेरी पूरी आवाज़ को ध्यान से सुना होगा तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे शाम को ठीक 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।